इंसुलिन का यह दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अगर एक समरी करें फंक्शंस ऑफ इंसुलिन का, तो इंसुलिन का एक कोर फंक्शन जिससे ये पहचाना जाता है वह ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये घटाता है। ठीक है ना? लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, अर्थात ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको ये घटाता है। और मान लो लिख दिया कोई ब्लड की जगह पर कि सेलुलर ग्लूकोज लेवल, तो सेल के अंदर में नहीं, ब्लड के अंदर में। सो इंसुलिन का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो ब्लड के साथ है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा को वो घटाता है। अब इस घटाने के लिए कैसे ये काम करेगा? अब ब्लड में ग्लूकोज आता कहाँ है, ठीक है, और ब्लड से ग्लूकोज जाता कहाँ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्लड है। ठीक है, अब इस ब्लड में ग्लूकोज आता कहां से है? सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से ग्लूकोज अंदर आता है, और दूसरा है किडनी। किडनी से भी ग्लूकोज जो है वो वापस ब्लड में आता है, यूरिन से नहीं निकलता है। और सिंक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो कहाँ सिंक करता है? तो ग्लूकोज सेल्स में ही सिंक करता है, सेल में, और दूसरा कोई रास्ता इसके पास नहीं है। सेल ही वो जगह है जहां पर ग्लूकोज सिंक करता है, ग्लूकोज का उपयोग होता है, तो ये सेल के अंदर में जाता है। ठीक है, ये जो है वो ब्लड है, ये सेल्स हैं जहां पर ये सिंक करता है। एलिमेंट्री कैनाल और किडनी से आता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे भोजन से आता है, और किडनी मतलब रीएब्जॉर्प्शन जो होता है उससे आता है। यही इसका हिसाब किताब है। ब्लड से ग्लूकोज जब सेल्स में जाता है तो सेल में इसका दो प्रकार से यूटिलाइजेशन होता है। एक एक यूटिलाइजेशन है इसका टू गेट एनर्जी, गेट एनर्जी, एनर्जी के रूप में ये होना। दूसरा इसका है स्टोरेज, कि ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर हो जाए। ठीक है, तीसरा जो है कन्वर्जन है। कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या है कि ये फैट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, ये सभी काम है। प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसमें जो सोर्स होता है वो शुगर से ही सोर्स होता है। ये इसका यूटिलाइजेशन है। अब यदि हमें ब्लड में ग्लूकोज को घटाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? एक कॉमन लेमैन की तरह हम लोग सोचते हैं। हम लोग को ब्लड में एलिमेंट्री कैनाल से ग्लूकोज को आने से रोकना चाहिए, किडनी से भी ग्लूकोज को आने को रोकना चाहिए, जबकि सेल द्वारा मैक्सिमम ग्लूकोज का उपयोग हो इसको हमें कई गुना बढ़ाना चाहिए। तो हमें ग्लाइकोजन बहुत सारा बनाना चाहिए, संभव हो तो बहुत सारा एनर्जी में उसको खपत करना चाहिए। तो एनर्जी में खपत करना संभव नहीं है क्योंकि ये एक अलग रेगुलेशन है, तो हम उसे फैट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक सर्टेन मात्रा में प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, बट बेसिकली फैट और ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल और किडनी से इसका एंट्री रोकना है, सेल में इसका एंट्री बढ़ाना है, सेल्स में इसका खपत भी बढ़ाना है, स्टोरेज बढ़ाना है, कन्वर्जन बढ़ाना है। इन सभी कामों को यदि प्रॉपर तरीके से करना हो तो उसके लिए इंसुलिन जो होता है वो की हार्मोन होता है। इंसुलिन इसी काम को प्रमोट करता है। इन्हीं चीजों को अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, तो कैसे करता है?
तो कहेंगे स्टिमुलेट्स। किसको स्टिमुलेट करता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसे एक टर्म में कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। इसको स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या होगा कि ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है सेल में वो बढ़ जाएगा और मैक्सिमम ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होगा। इस प्रक्रिया के लिए ये इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या करता है, ये तो पूरी अलग से प्रक्रिया है, लेकिन एक शॉर्ट कट में अगर देखें तो ये एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। इसमें और भी एंजाइम्स होते हैं दो, लेकिन यहाँ ये मेजर खिलाड़ी है। तो इस तरह से पहला काम करेगा कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा क्या काम क्या है? दूसरा काम है कि ये शुगर को मतलब ग्लूकोज को तोड़कर उसे ग्लिसरॉल में चेंज करेगा फैट सेल्स में। इंड्यूसेस द कैटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लिसरॉल inside the fat cell। फैट सेल्स में हम सब जानते हैं कि फैट सेल्स में, जिसे हम लोग दूसरे टर्म में एडिपोसाइट भी कहते हैं, एडिपोसाइट में फैट स्टोर होता है। तो ग्लूकोज को ग्लिसरॉल में चेंज करेगा और फिर ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड या फैट जिसे हम कहें उसको बनाएगा। ये ग्लिसरॉल चाहिए, वो कहां से मिल रहा है? ग्लूकोज में। तो सेल के अंदर में ग्लूकोज की खपत को ये क्या करेगा? बढ़ा देगा। ग्लूकोज की खपत को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा कि सेल का ग्लूकोज डिमांड जो है वो बढ़ेगा। जैसे सेल है तो सेल के अंदर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया, ग्लूकोज को फैट में चेंज कर दिया, तो सेल बोलेगा कि मुझे और ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज उसको कहां से मिलेगा? ब्लड से। बट इस पूरी प्रक्रिया को ट्रिगर करने में जो खिलाड़ी होता है वो इंसुलिन होता है। इसके बाद जो अगला है वह क्या है इसमें कि ये थर्ड फंक्शन देख रहे हैं हम लोग, तीसरा फंक्शन। अगर तीसरे फंक्शन की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग कहते हैं कि लिपिड सिंथेसिस को भी ये प्रमोट करता है। एक एंजाइम है जिसका नाम है साइट्रेट लाइपेज, कार्बोक्सिलेज, फैटी एसिड सिंथेज, इन सब एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो हम लोग कहते हैं कि इंसुलिन जो है एक्टिवेट्स, क्या एक्टिवेट करता है? some enzymes some enzymes for the lipid synthesis। तभी तभी लिपिड बनेगा। जैसे साइट्रेट लाइपेज, एसिटाइल एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम ए, जैसे कार्बोक्सिलेज, फैटी एसाइल सिंथेज,
एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट G3 डिहाइड्रोजनेज। सोचिए, इन तमाम एंजाइम्स के सिंथेसिस और इसके काम को ये प्रमोट करेगा ताकि लिपिड सिंथेसिस क्या करे, इंक्रीज हो। और लिपिड सिंथेसिस जब इंक्रीज होगा तो लिपिड सिंथेसिस के लिए सोर्स क्या होगा, इसका जो सोर्स होगा वो होगा ग्लूकोज। जीएलसी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए इन सभी एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो लिपिड में चेंज कर जाए। चौथा फंक्शन जो है इसका, सबका एक ही लक्ष्य है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा देना है। इंड्यूसेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। सेल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज अपटेक हो। तो मान लो ये सेल है, इसमें ग्लूकोज अपटेक के लिए ट्रांसपोर्टर है ग्लूट। ग्लूट का मतलब फुल फॉर्म होता है GLU का मतलब ग्लूकोज, और T का मतलब ट्रांसपोर्टर। अब मान लो कि इस सेल में ऐसे करके 3 या 4 अभी ग्लूट है। जब इंसुलिन आएगा तो क्या करेगा, वो इस ग्लूट की संख्या को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाएगा। देखिए ढेर सारा मैंने बना दिया। अब इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन में बहुत सारा ग्लूट आ गया। जहां एक समय में 4 ग्लूकोज एंटर कर रहा था, अब एक समय में 4 2 6 3 9 10 4 14 14 ग्लूकोज एंटर करेगा। पहले कितना एंटर कर रहा था, 4 ग्लूकोज। अभी टोटल कितना इंक्रीज कर रहा है, 14 ग्लूकोज। इसको हम लोग कहते हैं कि ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक को। ये भी काम जो है इंसुलिन का है। पांचवा जो इसका काम है, अब इसी सब का डिटेलमेंट हम लोग को पढ़ना है। इंसुलिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पोटेशियम आयन होम्योस्टैसिस। पोटेशियम आयन का बैलेंस रहे, उसको भी ये प्रमोट करता है। दैट इज इंक्रीजेस पोटेशियम आयन अपटेक बाय द सेल्स, ताकि सेल्स के अंदर में पोटेशियम आयन की मात्रा हो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी सेल के अंदर में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर से कई गुना ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट नॉर्मल हमेशा बाहर ज्यादा होता है। तो यदि नॉर्मल में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा है तो ज्यादा क्या लेना है, लेकिन जब इंसुलिन होता है तो क्या करता है, इसकी एंट्री को और भी प्रमोट करता है ताकि ज्यादा ज्यादा पोटेशियम आयन सेल के अंदर इंटर करे। आखिर इन सब काम को कैसे करता है इंसुलिन, कैसे इन पूरे काम को रेगुलेट करता है, क्या क्या बदलाव लाता है, इसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारा हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन का एक्शन कैसे होता है। अगर प्राइमरी स्टेज पर बात करें तो इंसुलिन जो है यह एक पेप्टाइड है। ठीक है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिग्नल या फिर लिगैंड या फिर प्राइमरी मैसेंजर। चूंकि हार्मोन है ना, हम लोग कहते हैं कि हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर। अगर इंसुलिन सिग्नल है
तो काउंटर क्वेश्चन आएगा कि एक इंसुलिन का रिसेप्टर होगा, इंसुलिन का रिसेप्टर होगा, होना ही चाहिए। तो इंसुलिन सिक्रीट करने वाला जो सेल है, जहां से इंसुलिन बनता है और सिक्रीट होता है, उसे हम लोग कह रहे हैं बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज या फिर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहां से इंसुलिन सिक्रीट हुआ और सिक्रीट होकर कहां रिलीज हुआ? ब्लड में, इन द ब्लड। और ब्लड से मूव करते हुए तो ब्लड में आ गया तो पूरे शरीर में जाएगा। अब देखो, ये हो गया इसका टारगेट सेल, टारगेट सेल। हम इसको लीवर मान लें, लीवर सेल, लीवर सेल्स का टारगेट सेल रहता है। अब ये इंसुलिन जो है जब यहां पहुंचेगा तो इंसुलिन खुद ब खुद इस सेल को तो प्रमोट नहीं करेगा कि आप मतलब ग्लाइकोजन को बनाइए, आप फैट को बनाइए, आप ग्लूकोज ज्यादा मंगवाइए। इसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए? इसका एक रिसेप्टर होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म एक डायग्राम हम बना दिए हैं। ये जैसा तिनकोनवा बना रहे हैं, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इंसुलिन रिसेप्टर। तो इंसुलिन रिसेप्टर मिल गया टारगेट सेल पर। इंसुलिन जो है वो इसका जो सोर्स सेल है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, वहां से सिक्रीट हो रहा है। तो अब ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। इंसुलिन रिसेप्टर के बारे में बात करें तो रिसर्च से यह पाया गया, ये एक खास तरह का क्लास है, उससे बिलोंग करता है, जिसका नाम होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। शॉर्ट फॉर्म में से आरटीके कहा जाता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इस शब्द में तीन चीजें छुपी हुई हैं, तीन इसका अर्थ है, भाव है। पहला भाव है रिसेप्टर, दूसरा भाव है टायरोसिन, और तीसरा जो भाव है उसे हम लोग कह रहे हैं काइनेज। इन तीनों का क्या अर्थ है और क्यों इसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कहा जाता है? वैसे तो रिसेप्टर टायरोसिन पर 2-3 लेक्चर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है उपलब्ध, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल। लेकिन चूंकि यहां पर आ गई है बात, तो कुछ बातें हो जाए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। सबसे पहले काइनेज से शुरू करते हैं। काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसफरेज ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका काम है फॉस्फोराइल ट्रांसफर, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। अर्थात यह एक्स मॉलिक्यूल के साथ अगर एटीपी को रिएक्ट करवा दे तो एक्स मॉलिक्यूल में ये फॉस्फेट को जोड़ देगा और एडीपी को छोड़ देगा। एटीपी में 3 फॉस्फेट है, एडीपी में 2 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट इस तरह से आ जाएगा। तो इसने क्या किया, एटीपी के 3 फॉस्फेट में से 1 फॉस्फेट को ट्रांसफर करके एक्स को दे दिया, और इसीलिए यह ट्रांसफरेज एंजाइम के परिवार से बिलोंग करता है काइनेज। तो काइनेज का काम है कि एक फॉस्फेट को सबस्ट्रेट में जोड़ना, इसे हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट में जोड़ना। अब यहां सबस्ट्रेट कौन है? तो सेकेंड टर्म आ रहा है, इसे कहते हैं रिसेप्टर। सबस्ट्रेट इज रिसेप्टर, अर्थात रिसेप्टर में ये किसको जोड़ेगा? फॉस्फेट को जोड़ेगा। और ये जो रिसेप्टर है, आगे बढ़ते हैं, जो रिसेप्टर बॉडी है इज अ प्रोटीन। रिसेप्टर बॉडी किसी से बना हुआ है? प्रोटीन से। ये प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। इसमें से इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में कुछ खास जगह पर टायरोसिन होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड है, जिसे वाई से हम लोग निरूपित करते हैं। उससे ये फॉस्फेट को जोड़ देगा। उससे क्या करेगा? ये फॉस्फेट को जोड़ देगा। तो रिसेप्टर में जो टायरोसिन है उसमें ये फॉस्फेट को जोड़ेगा।
अर्थात नाम पड़ गया रिसेप्टर टायरोसिन। और फॉस्फेट को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? काइनेज। तो नाम पड़ गया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सो ये इस नाम का मतलब होता है। अब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को हम एक डायग्राम द्वारा दिखाते हैं। ये जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल। एक लीवर सेल, ये लीवर सेल हमारा टारगेट सेल है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है वो अवेलेबल है। इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को जब हम देखते हैं, इसमें हमको दो सब यूनिट्स मिलता है। मतलब ये दो अलग अलग सब यूनिट से बना हुआ है। मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाएं, ठीक है। दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, आइडेंटिकल है, होमोडाइमर है, ठीक है। इसे हम लोग कह रहे हैं बीटा सब यूनिट। एक भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, एक भी बना सकते हैं, लेकिन हम दो बना रहे हैं इसलिए डायमर यूज करते हैं हम लोग। और दूसरा जो इसका यूनिट हो गया, देखिए इसे हम लोग कह रहे हैं अल्फा सब यूनिट। अर्थात एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना हुआ रहता है। ये जो दोनों होते हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखिए डाइसल्फाइड, ये क्या हो गया? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो एस एस लिखे हैं इसका मतलब होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड दो सिस्टाइन अमाइनो एसिड के बीच में होता है। ये इस प्रकार से होता है। जब ये दोनों नजदीक आकर एक साथ जुड़ते हैं तो वहां पर भी इनके बीच में जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड ही होता है। एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपके यहां पर हमने डेवलप कर दी है। ये जो है ऐसे होता है। अब देखो यहां खेला क्या है। ये जो आप देख रहे हैं डोमेन, इस डोमेन में कुछ इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं। अब इसे हम यहाँ डार्क दिखा रहे हैं ना, ये जितने डार्क हैं वो सभी क्या है? टायरोसिन है। इस तरीके से फोल्ड होते हैं कि ये छुपे हुए रहते हैं। कहते हैं ना कि आप मुट्ठी में अगर एक पत्थर को मुट्ठी में जकड़ लो तो पत्थर क्या होगा? मुट्ठी के अंदर छिप जाएगा। ठीक उसी तरह से ये छिपा रहता है, ठीक है। ऐसा ही कर दे रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों सभी क्या है? ये सभी टायरोसिन है। मतलब ये स्पेसिफिक लोकेशन पर टायरोसिन है, वो यहाँ मौजूद है। अब इसका जब नेमिंग करते हैं तो देखिए इस पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन। हम इस बगल वाले को मिटा देते हैं। इस पूरे हिस्से को कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन। मतलब ये हिस्सा जो है वो साइटोसोल के बाहर का हिस्सा है। ये जो बीच वाला हिस्सा है जो मेम्ब्रेन में है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ये डोमेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच से गुजर रहा है। और ये जो आप हम इस साइड लिख देते हैं, ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कह रहे हैं साइटोसोलिक डोमेन। डोमेन
ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया रिसेप्टर। रिसेप्टर, रिसेप्टर साइट, मतलब यहां पर रिसीव करना है। और ये जो साइटोसोलिक डोमेन का हिस्सा देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टर साइट, अर्थात यहां उसका प्रभाव दिखता है। जो भी यहां पर आएगा उसका प्रभाव नीचे में दिखेगा। कैसे ये काम करेगा, उस मुद्दे को थोड़ा सा देख लें जल्दी से। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम थोड़ा तेजी से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ आप भी बनाएं। देखिए, दोनों को हम नजदीक ले आए हैं, क्योंकि अब जो है फंक्शनल दिखा रहे हैं। पिछला तो था कि जब कोई सिग्नल नहीं जुड़ा था तब की बात थी। अब इस बार हम लोग सिग्नल जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि इसको थोड़ा नजदीक से आप देखें। देखिए, ठीक है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। सब आपस में जुड़ा हुआ, हमने जोड़ दिया है इसको। अब जो है इंसुलिन, इंसुलिन मॉलिक्यूल यहां आकर देखिए बाइंड कर गया। जैसे ही इंसुलिन मॉलिक्यूल यहां से बाइंड किया, इन सब में हरकत होने लगा। इस हरकत के कारण क्या हुआ, नीचे देखिए उलझा हुआ था, वो खुल गया। देखिए, इस हरकत के कारण क्या हुआ कि नीचे जो ऐसे करके था ना एकदम, देखिए कैसे छुपा हुआ था, वो एक्सपोज हो गया। जैसे ही एक्सपोज हुआ, वैसे ही इन सभी जगहों पर फटाफट फॉस्फेट जुड़ने लगा। देखिए, ठीक है ना, फटाफट इसमें फॉस्फेट जुड़ने लगा। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के काम को बहुत डिटेल से मैंने अलग से बता रखा है, आप वहां पर जाकर उसको सीख सकते हैं। ठीक है, जहां पर है कि ये कैसे हुआ, कैसे वो अंदर था, कैसे छुपा हुआ था, कैसे खुल गया। तो जैसे ही इसमें जुड़ा, जुड़ने के बाद कैसे बोलते हैं कि बिजली का तार छूने से करंट लगता है तो पूरा बॉडी झंझना आ जाता है, तो झंझना आ गया। झंझनाने के बाद क्या हो गया, पूरा खुल गया। जैसे ही टायरोसिन एक्सपोज हुआ, इसमें एंजाइम भी इसी में छिपा रहता है, इसको एंजाइम बाहर से आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुरंत वहां पर क्या होता है, एटीपी खर्च होता है। एटीपी से एडीपी बन गया, और एक फॉस्फेट टायरोसिन से जुड़ गया। और उस पूरे प्रक्रिया को इसमें ही धसा हुआ रहता है एंजाइम, वो भी काइनेज जिसे कहते हैं, वो इसको एक्टिवेट करता है। इस प्रकार से एक जो इंसुलिन रिसेप्टर है, जिसे आईएनएसआर कहते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, जो फैक्चुअली आरटीके होता है, वह एक्टिवेट होता है। अब मुद्दा आता है कि एक्टिवेट होकर कैसे काम करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।